दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं पार्ट 2 यानी कि दूसरा भाग कहानी भूतिया प्रयोगशाला की, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर आगे रितु भूइयां और उनकी फैमिली के साथ और क्या क्या होता है। बने रहिएगा हमारे इस कहानी के साथ। अगले दिन जब रितु भूइयां के पापा ऑफिस चले गए, तब रितु भूइयां अपने रूम के अंदर से अजीबो गरीब मतलब दुख भरी आवाजें उसने निकालना शुरू कर दिया कि मुझे बचाओ माँ, मुझे खोल दो, मेरे हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे खोल दो, मुझे बचाओ, ये सब, हाँ मुझे बहुत प्यास लगी है, ये सब वो बोल रही थी। तो आखिर माँ तो माँ होती है, उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं चली जाती हूँ अंदर में और जाके मैं उसको कुछ खाना वाना खिला के आती हूँ। तो जब रितु की मम्मी उस रूम के अंदर गई, तब रितु के हाथ जो एकदम से बंधे हुए थे जंजीरों से, पैर भी बंधे हुए थे, एकदम बिस्तर को लेके ऐसे खड़ा हो गई। वो दृश्य देखने लायक था कि वो बेड पे पूरी बंधी हुई है, लेकिन वो बेड को लेकर एकदम से खड़ी हो गई। उसकी मम्मी ने ये नज़ारा देखकर वो वहाँ से दौड़कर उस रूम से निकल गई और निकल के एकदम से उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब जब शाम को उसके पिताजी आए तो उन्होंने कहा कि मुझे खाना दे दो। इस पर रितु की मम्मी ने कहा कि आज मैंने कुछ नहीं बनाया, आज मेरा मन बहुत उदास है, मेरी बेटी के साथ ये सब हो रहा है, ऐसे होने से तो मेरी बेटी मर ही जाएगी। तब रितु के पापा ने कहा कि देखो, जैसे हमें महाराज जी ने कहा है कि हमें अब अमावस्या के रात के लिए इंतजार करना पड़ेगा, तो अमावस्या के रात तक हमें इंतजार करना ही पड़ेगा, हम और अब कुछ नहीं कर सकते। तब तक जितना भी हो सके, जैसे भी हो सके, जैसे करके कहा गया है रितु को वैसे ही रखना पड़ेगा। उसकी माँ को पहले तो बहुत बुरा लगा, लेकिन रात के वक्त करीबन 9:30 बजे के वक्त जब रितु के पापा ने कहा कि उन्हें वापस से जाना पड़ेगा महाराज जी के वहाँ पे, तो रितु की मम्मी बोलने लगी कि वो भी जाएंगी, क्योंकि उन्हें अकेला घर में रहने को अब डर लग रहा है। और उनके घर में जो वो छोटा कुत्ता का बच्चा था, वो इतना डर रहा था कि वो तो कभी भी सामने की ओर आता ही नहीं था, वो हमेशा छुप छुप कर रहता था। तो रितु के मम्मी पापा दोनों उस बाहर पर गए और महाराज जी से वो लोग मिले। जब महाराज जी से मिले, तब महाराज जी ने वापस से रितु के मम्मी से कहा कि मैंने तो तुझे कहा था कि उसके रूम में घुसना नहीं है, तो तू क्यों घुसी? आज अगर थोड़ी सी और ज्यादा देर हो जाती तो तेरी मौत भी हो सकती थी। रितु की मम्मी ने हामी भरी और महाराज जी से उन्होंने क्षमा भी मांगी कि अगली बार से ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन अब घर कैसे जाएंगी? उन्हें तो काफ़ी डर लग रहा है। इसीलिए रितु की मम्मी ने सोचा कि मैं अपनी छोटी बहन के एक बार घर जाती हूँ, देखती हूँ कि कुछ हो सकता है क्या, क्योंकि अभी तो उसके पापा रात के वक्त तो रहेंगे, लेकिन जब अगले दिन उनको ऑफिस जाना पड़ेगा, तब रितु की मम्मी तो घर पे पूरा अकेली होंगी, तो तब क्या होगा। तो जब रितु की मम्मी अपने बहन के घर गई, तो वहाँ से उनकी जो बहन थी यानी कि रितु की जो मौसी थी, वो रितु के घर आ गई उनके मम्मी के साथ। तो इसके कारण उनको भी थोड़ा सा साहस मिला कि अब वो घर पे अकेली नहीं होंगी। और मौसी जी क्या करती थी, वो बार बार जाके ऐसे वो जो दरवाजे में एक छेद था, उस छेद से रितु को देखती रहती थी। तो उनको देख के बहुत बुरा लगता था, इतनी सी लड़की इतनी सुंदर थी, उसको अभी बांध कर बिस्तर में ऐसे रखा गया है, लेकिन और कुछ किया भी नहीं जाता था। शाम 4 बजे तक जितना भी काम था सब कुछ रितु के कमरे में ख़त्म करके वो लोग निकल आते थे, क्योंकि इसके बाद अगर रहे और अगर अंधेरा हो गया तो उन लोगों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाता। ऐसे करते 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 आखिर 15 दिन बीत ही गए और आज अमावस्या का दिन था। रात के वक्त जैसे कि पंडित जी ने कहा था कि रितु को शमशान में ले आना पड़ेगा। ये तो बहुत मुश्किल बात थी, क्योंकि वो तो अपने कमरे से ही अब निकलना नहीं चाहती थी और उसको ऐसे पकड़ के शमशान में ले आना तो नामुमकिन सा लग रहा था। तभी रितु की मम्मी ने कहा कि वो जिस पलंग में रितु सो रही थी उसी पलंग को उठा के लेके जाएंगी। रितु के पापा ने कहा यह आसान थोड़ी ना होगा, पलंग तो कितना भारी है, तुम कैसे उठाओगी? रितु की मम्मी ने कहा कि जो भी हो हम लोग कर लेंगे। तो एक साइड में रितु के जो फूफा जी थे वो थे और एक साइड में रितु के पापा और दूसरे जगह में रितु की मम्मी और एक साइड में
रितु की मासी मौसा जी उस दिन नहीं आ पाए। तो खैर रितु को बहुत तकलीफ करके शमशान में ले जाया गया। लेकिन जब शमशान के अंदर वो घुस रही थी तब बहुत तेज मानो कहीं से हवा चल रही थी, और मतलब उन लोगों को कोई शमशान में घुसने नहीं दे रहा था। तब उस शमशान में जो पंडित थे, जो पहले के जो महाराज थे, उनके साथ और 7 बहुत बड़े बड़े अघोरी बाबा जैसे पंडित आए, और उन्होंने क्या मंत्र फूका तो पता नहीं, पर एकदम से वो पलंग शमशान के अंदर दाखिल कर दिया गया। जो मम्मी जी और जो मौसी जी थी, दोनों को तो शमशान के बाहर ही रखा गया, और अंत में रितु के फूफा जी और पिताजी से भी अघोरी से वो जो बड़े बड़े जो काले कपड़े में थे, उन्होंने कहा कि आप दोनों भी चले जाइए, आप लोग ये देख नहीं पाएंगे। खैर वो दोनों भी चले गए। तभी वो जो बड़े बड़े जो पुरोहित थे ना, उन्होंने चिलम जलाया, और चिलम वो जलता हुआ चिलम रितु के शरीर में डाल के वो लोग पूछ रहे थे कि बता कब जाएगी उसके शरीर को छोड़कर, बता कब जाएगी उसके शरीर को छोड़कर। और अंदर से एकदम अजीबोगरीब आवाज में रितु बोल रही थी कि कभी नहीं जाऊंगी इसके शरीर को छोड़कर। ये सुनने के साथ ही साथ वो अघोरी जैसे साधुओं ने चिलम जलाकर उस जले हुए चिलम को रितु के शरीर में लगाते हुए कहा, तुझे तो छोड़ के ही जाना पड़ेगा, बता तू कब जा रही है इस बच्ची के शरीर को छोड़कर। ऐसे बहुत समय बाद एकदम से वो आत्मा बोल पड़ी कि ठीक है मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं जाऊंगी कहाँ। फिर इस पर वो जो मेन जो तांत्रिक था, जो तांत्रिक बाबा थे जो पहाड़ों में जो बैठते थे, उन्होंने कहा कि तुझे वापस तेरे ही जगह में हम लोग छोड़ देंगे, लेकिन उसके पहले तुझे इस बच्ची के कमरे में जो शीशा है उस शीशे में जाके कैद होना पड़ेगा। इस पर वो राजी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने कहा कि अगर मैं उस शीशे में कैद हो जाऊंगा तो तुम लोग मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ के आओगे। लेकिन तभी उन अघोरी बाबाओं ने कहा कि तुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग तुझे उसी जगह में छोड़ के आएंगे जिस जगह से तू आई है, यानी कि कॉलेज का वो केमिस्ट्री लैब। लेकिन जब तू इस बच्ची के शरीर को छोड़ के जाएगी, हमें कुछ तो साइन देना पड़ेगा। तो उस भूत ने कहा कि क्या साइन चाहिए। तब वहाँ से अघोरी बाबा ने कहा कि ये जो शमशान के अंदर जो ये जो बड़ा सा पेड़ है, इसका एक डाली तुझे तोड़कर जाना पड़ेगा। पहले तो बहुत नानुकुर हुई, इसके बाद भूत ने फाइनली कहा कि ठीक है मैं करूँगी। और एक शर्त ये भी थी कि जब तू उस शीशे में जाके कैद हो जाएगी, तब तुझे ये भी हमें दिखाना पड़ेगा कि तू उस शीशे के अंदर ही है। बहुत समय के बाद वो मान गई, और उसने रितु का शरीर छोड़ उसके घर में जाकर उस आईने के अंदर अपने आप को कैद कर लिया। उसी वक्त वो अघोरी बाबा जितने भी थे और महाराजा के साथ जो हमारे पहले से रितु के मम्मी पापा को मदद कर रहे थे, वो सब मिलकर रितु के घर गए, और तभी उन्होंने देखा कि उनके घर में जो कुत्ता है वो एकदम से चुपचाप हो गया, और मानो उसको किसी ने बहुत डराया हो। वो एकदम साइड में बैठा हुआ था, और बाकी वो लोग गए, जाकर देखा कि शीशे के अंदर वही वाली लड़की कैद थी, जिसके बहुत फीके से चमड़े थे, घुंघराले बाल, लाल लाल होठ और आंखों के नीचे बहुत बड़ा बड़ा काला गड्ढा। ठीक इसी ही तरह रितु को भी दिखा जाता था। रितु के मम्मी पापा देख के तो ये हैरान हो गए कि उनकी बेटी इतना दिन तक तो ऐसे ही दिखती थी, क्या इस भूत के कारण उनके बेटी का ये हश्र हुआ था। खैर ये सब चला, तभी उन सभी बाबाओं ने उस शीशे को कुछ धागाओं से बांध दिया, और वो धागा में मंत्र था। फिर उन लोगों ने उस शीशे को लेकर वो लोग कॉलेज चले गए। कॉलेज में जब गए, वो वाला वॉचमैन वहाँ पे बैठा हुआ था। अब जब वॉचमैन से कहा गया कि कॉलेज का दरवाज़ा खोलना है, वॉचमैन ने तो साफ साफ मना कर दिया कि अब वो खोल नहीं सकता, अभी तो उसके ड्यूटी आवर्स का वक्त है, वो ये सब नहीं कर सकता। इस पर एक साधु बाबा ने
बहुत बड़े आवाज में कहा कि आज इस शीशे के अंदर जो आत्मा है, ये लड़की जो मरी है, ये तेरे ही कारण मरी है। क्यों, भूल गया क्या? ये सुनने के साथ ही साथ वॉचमैन एकदम से चुप। उसने गेट खोल दी और जितने भी बाबा थे वो सब मिलकर उस केमिस्ट्री लैब में चले गए और उस शीशे को वहाँ पर रखकर वो लोग आ गए। उस शीशे में जो धागा बांधा था उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि इस धागा को कोई ना खोले। और हुआ भी कुछ ऐसा, लोग वहाँ पे जाते थे, सबको पता था कि इस शीशे में कुछ ना कुछ है। प्रिंसिपल ने भी बहुत साफ तरीके से मना कर दिया था कि इस शीशे को कोई ना पकड़े नो। और रितु भूया धीरे धीरे ठीक हो गई और उन्होंने कॉलेज पास कर लिया। लेकिन एक बात है ना, जो है उसे उस जगह से कभी भी हटाया नहीं जा सकता। यही हुआ। जौहर चक्रवर्ती जो मेरे पिताजी के मामा जी थे, उन्हीं के बैच में एक लड़का था जो एक दिन केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था और करते करते उसके हाथ से स्पैचुला गिरकर, वो कुछ ऐसे चम्मच की तरह होता है, हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, तो स्पैचुला गिरकर उस शीशे से टकरा गया। लेकिन टक्कर तो बहुत हल्की हुई थी, पर वो शीशा मानो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। और जो टूटा फिर वहाँ पे बहुत जोर की आवाज़ हुई और पूरा केमिस्ट्री लैब धुआं से भर गया। काला धुआं से पूरा केमिस्ट्री लैब भर गया और धीरे धीरे वो लड़का बहुत अजीब बिहेव करना शुरू कर दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, ले जाया गया और इसके बाद वो लड़का फिर से कॉलेज में नहीं आया। करीबन 1 महीने बाद जौहर मामा के बैच के जितने भी बच्चे थे उनको पता चला कि उस लड़के की मौत हो चुकी है। ठीक है, धीरे धीरे ये बात भी स्प्रेड होने लगी कि क्योंकि उसके हाथ से वो स्पैचुला छूट गया था और वो शीशा टूट गया, इसी के कारण उसकी मौत हो गई। अब तब के वक्त क्या होता था, जनरली हम लोग एडोलेसेंट टाइम में हम लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, हम लोग को भी देखना है। वैसे भी जौहर मामा तब कॉलेज में थे तो बहुत क्यूरियसिटी थी उन लोगों में भी, तो उन सब ने मिलके डिसाइड किया कि हम लोग प्लांचेट मशीन को लाएंगे और ये जो भूत है इसको बुलाएंगे, देखते ना क्या होता है। उन्होंने किया भी वैसा। जब वो लोग एकदम से बैठे प्लांचेट मशीन में और एक मन होकर उस भूत को बुलाने लगे तो वो भूत आ गया। तब उस भूत ने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा घटा है, इसीलिए मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इस पर जौहर मामा ने कहा कि आप हमें क्यों नहीं छोड़ेंगी, हमने तो आपका कुछ भी करा नहीं है, तो आप हमें उपाय बताइए कि आपके आत्मा को हम लोग कैसे शांति और मुक्ति दिला सकते हैं। इस पर उस भूत ने कहा कि वो जो वॉचमैन है, उस वॉचमैन के परिवार को पूरा मार डालना होगा। इस पर तो जौहर मामा ने कहा ये कैसे होगा, वॉचमैन ने आपके साथ गलती की थी, उसके परिवार ने तो आपके साथ कुछ नहीं किया, ये नहीं हो सकता, आप कुछ और बताइए। इस पर वो भूत फिर से बोल पड़ी कि तुम जो इतने लोग हो, यहाँ से मुझे किसी एक की जान चाहिए। फिर से जौहर मामा ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है, हम लोगों ने तो आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया, अगर आप ऐसे ही बातें हमसे करते रहेंगी तो हमें ना चाहते हुए भी वही वाला मेथड लेना पड़ेगा जो पहले आपके साथ अपनाया गया था, यानी कि हमें भी उस बाबाओं को बुलाकर आपको वापस से कैद करना पड़ेगा। ये सुनने के साथ ही साथ वो आत्मा थोड़ी सी सहम गई और कहा कि ठीक है, मैं यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। प्रॉब्लम ख़त्म हो गई, फिर वो वहाँ से चली गई। ऐसा जौहर चक्रवर्ती को लगा, यानी कि मेरे बाबा के मामा जी को ऐसा लगा कि वो यहाँ से चली गई। खैर 2-3 हफ्ता बहुत ही सुकून तरीके से बीता, किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ केमिस्ट्री लैब में,
सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन शाम के वक्त एकदम से उनके प्रिंसिपल उनके लैब में आए और बहुत अजीब तरीके से उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि प्रिंसिपल सर तो बहुत अच्छे थे। उन्होंने ये सब कुछ क्यों किया? प्रिंसिपल हंसते 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 चुप हो गए और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उन्होंने तभी अपने कोट के पॉकेट से एक छोटी सी चाकू जो वो हमेशा रखते थे, वो चाकू को निकालकर उन्होंने अपना हाथ का नस काट लिया। स्टूडेंट्स ने बहुत कोशिश की कि सर को बचा लिया जाए, पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया और ऐसे करते करते उस भूत की मौत कभी नहीं हो पाई। ऐसे मेरे पिताजी कहते हैं कि वो आत्मा जो है वो अभी भी उसी कॉलेज में बसती है और वो आज भी शायद लोगों को अगर पाती होगी तो उसी तरह से तंग करती होगी जिस तरह से उन्होंने पहले रितु भुइयां को और उनके भी पहले उनके पिताजी को और इसके बाद ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को तंग किया। दोस्तों, जिस तरह हम भगवान पर विश्वास करते हैं, ठीक उसी तरह मैं मानती हूँ कि भूत होते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बार एक्सपीरियंस किए हैं उनके प्रेजेंस। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि भूत होते हैं। पर आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तब तक आपको ये सब कुछ कहानी ही लगेगी। लेकिन आप सुनते रहिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा भूत की सच्ची कहानी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। अगर आपको लगा कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना है, ये भी आप लिखिएगा। जैसा भी लगे कहानी लिखिएगा ज़रूर हमें। और हाँ, अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं तो हमें आप लिख सकते हैं www.bhootkisachikahani.com पर। BHOOT भूत KI सच्ची SACCHI सच्ची कहानी KAHAANI.com पर, या फिर आप हमें DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम में। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है भूत की सच्ची कहानी और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।